कहानी का नाम नई शुरुआत नई मैं। आज मेरा नया जन्म हुआ है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा। मैं एक खुशमिजाज जिंदा दिल लड़की कब इतनी निराशावादी और असुरक्षित हो गई पता ही नहीं चला। मैंने तो उसे हमेशा प्यार किया था और अपने रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश की, पर अब लगता है कि मैं रिश्ता संभाल नहीं रही थी, बल्कि अपने आप को बेवकूफ़ बना रही थी। रिश्ता तो कभी था ही नहीं, प्यार तो कभी था ही नहीं। जो कुछ भी था बस स्वार्थ था, उसका स्वार्थ जो मुझे ऐसा घाव दे गया जिसके निशान मेरे मन और शरीर दोनों पर रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। अभी मैंने स्नातक किया ही था कि मेरी शादी की बात चलने लगी। रिश्ते की एक मौसी ने मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता भेजा कि माता पिता मना कर ही नहीं सके। वे मुझे देखने आया तो मेरे दिल में डर के साथ साथ एक गुदगुदी भी हुई। हमें कुछ देर एक दूसरे के साथ बिताने के लिए छोड़ दिया गया। रजनीश, हाय कैसी हो? मैं जी अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? रजनीश, कुछ देर पहले तक तो ठीक था, पर लगता है अब तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ। ना चाहते हुए भी मुझे हंसी आ गई। मैं खुद को रोक ना सकी। रजनीश, कितनी सुंदर हंसी है तुम्हारी। कॉलेज के लड़के तो इसी हंसी पर जान देते होंगे। मैं, मुझे क्या पता, मैंने कंधे उचकाकर कहा। रजनीश, उफ ये सादगी, मैं तो फिदा हो गया। लड़के वाले शादी के लिए तैयार थे, हमारे परिवार को भी रिश्ता मंजूर था। सो आनन फानन में एक महीने के भीतर ही मैं ससुराल पहुंच गई। दिन भर की थकान से कब सो गई पता ही नहीं चला। रात में रजनीश ने झकझोर कर उठाया। रजनीश, आज हमारी सुहाग रात है और तुम सो रही हो? क्या अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड से बिछड़ने का गम खाया जा रहा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार करूंगा। उसने हंसकर कहा, पर यह मजाक मुझे भेद गया। मैंने कहा, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, मैंने गुस्से में कहा। रजनीश, इम्पॉसिबल, आजकल तो बदसूरत से बदसूरत लड़की का चक्कर चल रहा है। फिर तुम कैसे बच गई? तुम तो को एजुकेशन कॉलेज में पढ़ती हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी किसी लड़के से दोस्ती ना रही हो। कोई बात नहीं, पति और पत्नी के बीच कोई भेद नहीं रहना चाहिए। मेरी भी कुछ गर्लफ्रेंड्स थी, मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ और तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड के विषय में बताओ, ताकि कभी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ब्लैकमेल ना कर सके। आप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं। मैंने कहा ना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। रजनीश, अच्छा बाबा सॉरी, तुम सती सावित्री हो, पर मैं तो सत्यवान नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड्स थी, पर अब मैं वादा करता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे बाद कोई नहीं आएगा। उसने मुझे गले लगा लिया और कुछ प्यार भरी बातें की, जिससे मेरा गुस्सा जाता रहा। शादी के एक महीने बाद ही मैं पति के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई। शुरू शुरू में इस तरह के ताने सुनकर लगता कि ये सामान्य बात है, शायद सभी पति अपनी पत्नी के पुराने आशिकों को लेकर इनसिक्योर होते हैं। पर फिर धीरे धीरे, रजनीश, तुम उसी समय छत पर कपड़े सुखाने क्यों जाती हो जब सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाला लड़का पढ़ाई करने छत पर जाता है? मैं, रजनीश, वो सुबह से शाम तक छत पर ही टहल टहल कर पढ़ता है। उसके एग्जाम चल रहे हैं और वो मुझसे 5 साल छोटा है। रजनीश, तो तुम्हें उसकी उम्र भी पता है? यानी कि तुम मोहल्ले वालों से बात करती हो मेरे मना करने के बावजूद, और तुम्हें तो छोटे लड़के ही पसंद है ना? मैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? राजेश, जाने दो यार, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं, नहीं प्लीज मुंह खोल दो अपना, मैं भी तो सुनूं। आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया कि जिससे तुम्हारे दिमाग में ये बात घर कर गई? रजनीश, तुम्हारे मायके में भी तो आता है एक, मैं, संतोष, वो मेरे छोटे भाई की तरह है, मुझसे ट्यूशन पढ़ाती थी। रजनीश, जरूर, ऐसे मुंह बोले भाई बहन बहुत देखे हैं मैंने। उसने मुझे झिड़क कर कहा। बात आगे न बढ़ाने के उद्देश्य से मैं हमेशा चुप हो जाती, और शायद मेरी चुप्पी ही उसे मेरी स्वीकृति लगती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं उसे यकीन दिलाने के लिए क्या करूं। मैं अपने घर जाती तो वो वहां से भी मुझे कठपुतली की तरह न जाता। रजनीश, कहाँ हो? मैं घर पर। अजीज, आवाज तो गाड़ियों की आ रही है। क्या तुम कहीं घूमने निकली हो? अपने आशिकों से मिलने गई होगी। मेरा घर सड़क के किनारे, यहाँ गाड़ियों की आवाज़ नहीं तो सुन क्या सुनाई देगा? रजनीश, यार तुम तो बुरा मान जाती हो, मैं बस मजाक करता हूँ। अच्छा घर पर हो तो सासू माँ से बात करा दो।
मैं जानती थी वो सिर्फ कंफर्म करने के लिए माँ से बात करना चाहता है कि मैं दिन भर कहीं गई तो नहीं। मेरी भोली माँ उसे बता देती कि मुझसे मिलने संतोष आया, या मैं अपने घर के बगल में रहने वाली फ्रेंड्स के घर गई, और ये बातें दिन रात मुझे सुनाई जाती। मैं मायके जाने से डरने लगी। मेरे फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए जाते और रिकॉर्ड्स किए जाते थे। अड़ोस पड़ोस की औरतों से भी बात करने की मनाही थी। अव्वल तो मायके जाने को नहीं मिलता था, या जाती भी तो पति के साथ जाया और उसी के साथ वापस आओ। मैंने जब रजनीश से कहा कि मैं अभी बच्चा संभालने के लिए तैयार नहीं, इसलिए माँ नहीं बनना चाहती, इस बात के लिए उसने मेरी माँ, चाची और मेरी मामी सबको फ़ोन मिला डाला। रजनीश माँ जी, आप ही बताइए, क्या मैं आपको इतना निकम्मा लगता हूँ कि अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता? मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरे परिवार वाले भी बच्चे का मुंह देखने को तरस रहे हैं। आखिर घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, और ये कहती है मैं माँ नहीं बनना चाहती। कहीं मैं अपने घर वालों को ये बता दूँ तो हड़कंप मच जाए। पर मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी के विषय में कोई भी गलत धारणा बनाए, इसलिए मैंने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। वो हमेशा मुझे दोषी ठहराकर खुद मासूम बन जाता। मेरी माँ, मौसी और चाची सबने मिलकर मुझे यही सलाह दी कि पहले बच्चे को लेकर तो ससुराल में सभी को बहुत आशाएं होंगी, उन्हें मत तोड़ो। और आखिर में गर्भवती भी हो गई। यूँ तो मेरी सास कभी मुझे फ़ोन नहीं करती थी, पर जब भी करती तो बस यही ताना मारती कि मैंने उनका बेटा छीन लिया है। मैं खुद नहीं जानती कि मैंने ऐसा कैसे और कब किया। उस दिन पड़ोस की एक भली औरत, जो कभी कभी मुझसे हालचाल ले लिया करती थी, वे मेरे घर आ गई। रीमा भाभी, अरे संगीता, तेरा कौन सा महीना चल रहा है? मैं, छठा। भाभी, अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी। रजनीश तो अक्सर घर पर रहता नहीं, ऐसे में कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। रजनीश का नेचर तो बहुत ही अच्छा है, वह तो मुझे भी भाभी बोलता है और बड़े प्रेम से पेश आता है, वरना यहाँ दिल्ली में किसके पास किसी से हंसकर बात करने की फुर्सत नहीं। भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखे। रजनीश, संगीता, आज कोई आया था क्या? सिंक में पड़े चाय के नाश्ते और कप प्लेटों को देखते हुए रजनीश ने पूछा। मैं, हाँ, बगल की रीमा भाभी आई थी। रजनीश, क्यों? तुमसे मना किया था ना कि दिल्ली के लोग बहुत दूर और चालाक होते हैं। ये सब औरतें दुष्ट चरित्र और मूर्ख हैं, इनसे दूर रहो। और उस रीमा का तो पड़ोस में रहने वाले लड़के से अफेयर चल रहा है। ये बात सारा मोहल्ला जानता है। पति के जाते ही उसे घर बुला लेती है। और फिर मैंने तुम्हें उसके बारे में पहले ही बताया था कि वो तो मुझे भी लाइन मारती है, फिर भी तुमने उसके जैसी औरत को घर बुलाकर चाय नाश्ता कराया। मैं, पर वो तो तुम आपकी बहुत तारीफ कर रही थी और मुझे प्रेग्नेंट देकर कह रही थी कोई ज़रूरत हो तो बताना। रजिस्टर, अच्छा, मेरी तारीफ तो करेंगी ही, मुझे फंसाना जो है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा ख्याल मुझसे बेहतर रख सकती है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर कोई आ जाए तो क्या भगा दूं? रजनीश, हाँ, बिल्कुल भगा दो। तुम्हारा पति मैं हूँ, वो नहीं। किसी भी बाहरी व्यक्ति से फालतू मेलजोल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ की औरतें सब शराबी और बदचलन हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी भोली भाली पत्नी भी उनके रंग में रंग जाए। संगीता, तुम बहुत सीधी और भोली हो। तुम्हें मैं दुनिया की बुराइयों से बचाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ी सख्ती बरतता हूँ। कोई बात नहीं, पर आज के बाद वो औरत आए तो बाहर से ही उसके हालचाल देकर कोई बहाना बनाकर बाहर से ही भगा देना। ये कहकर उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और मेरे माथे पर चुंबन किया। जब मैं तर्क देती तो वो मुझे इसी तरह में निरस्त्र कर देता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझसे नाराज हो ना हो, दुखी ना हो और परेशान ना हो। मेरी भाभी मुझे फ़ोन करती तो मैं गिनी चुनी बात करके फ़ोन जल्दी से जल्दी रख देती। रीमा भाभी को भी मैंने बाहर से ही टरकाना शुरू कर दिया। आखिर उन्होंने भी हार मान ली और मेरे घर आना छोड़ दिया। मेरा 8वां महीना चल रहा था जब एक दिन घर की डोरबेल बजी। ये रजनीश के आने का समय ही नहीं था। दिल धड़क गया कि कौन होगा, कहीं रीमा भाभी तो नहीं। दरवाजा खोलते ही एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, पर कुछ याद नहीं आया कि ये कौन है। अरे संगीता, मैं छाया, तेरे बचपन की फ्रेंड। भूल गई? ये मेरा नया रूप देखकर कंफ्यूज हो गई।
उसने उसी चिर परिचित अंदाज में मटक कर कहा। छाया मेरे बचपन की सहेली थी। हम एक ही स्कूल एक ही कॉलेज में पढ़े थे। हमारे घर भी आसपास ही थे। हमारा बचपन और किशोरावस्था एक दूसरे के घरों में ही बीता है। उसे देखकर उसे गले लगाने की तेज इच्छा हुई, पर औपचारिक मुस्कान देखकर मैंने डरते हुए उसको भीतर आने के लिए रास्ता दिया। छाया, वाह यार, घर तो बहुत बढ़िया है तेरा। पति खूब कमाता होगा, वरना दिल्ली शहर में अपना घर होना कोई छोटी बात नहीं। मैं और कैसी है? तू बैठ, मैं चाय बन लेकर आती हूँ। मैं जल्दी से जल्दी उसे टरकाना चाहती थी। छाया, क्या यार, क्या अब हम इतने दूर हो गए कि तू मुझे मेहमानों की तरह चाय नाश्ता कराएगी? तो मैं खुद बना लूंगी। तू तो यहाँ बैठ मेरे पास। छाया ने मुझे खींचा और सोफे पर पसर गई। वो मुझे अपने दिल्ली शिफ्ट होने की कहानी सुना रही थी, पर मेरा ध्यान कहीं और ही था। छाया, संगीता क्या बात है? छाया ने मेरा उड़ा हुआ रंग देखकर कहा। मैं कुछ नहीं, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं। मैंने साफ झूठ बोला। छाया ने मुझे गले लगा लिया। मुझसे झूठ बोलकर तुझे लगता है कि तू बच जाएगी, पर तू नहीं जानती तू कांप रही है। ये एंजाइटी के लक्षण है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट की बेटी हूँ, भूल गई? पापा ने यही एक क्लिनिक शुरू किया है। मैं भी उनके साथ प्रैक्टिस करती हूँ। मैं पहले भी तेरे दिल में झांक सकती थी। तुझे पढ़ने के लिए मुझे पीएचडी करने की जरूरत नहीं। मेरा रुका हुआ बांध टूट गया और मैंने बेध्यानी में उसे सब कुछ बता दिया। छाया, ये लोग परजीवी की तरह होते हैं जो दूसरों का खून चूस कर जीते हैं। हैरी पॉटर याद है ना? हम दोनों साथ ही देखने गए थे। उसमें डेमेस्टर्स या दम पिशाच की तरह ये लोग भी जब तक हमारे आसपास रहते हैं हमारी सारी खुशियां चूसते रहते हैं, और बस दुख भरी यादें ही हमारे पास रह जाती हैं। पर दम पिशाच जब आपके आसपास ना हो तो आप बेहतर फील करते हैं, जबकि नार्सिसिस्ट तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारी खुशियां चूस सकते हैं। तेरी माँ को कुछ शक था, इसलिए जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तो उन्होंने तेरा पता मुझे दिया और कहा कि मैं तुझसे कभी कभी मिल लिया आया करूँ। अभी तेरा बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं है। अभी भी समय है। क्या तू उसे इस माहौल में जन्म देगी? मैंने ऐसे लोगों को करीब से देखा है। एक बार बच्चा हो गया तो इस जाल से निकलना और भी मुश्किल होगा। जब कभी तो इनसे दूर जाना चाहेगी, तब समाज में दूसरी औरतें तुझे यकीन दिलाएंगे कि बेटा अपने बच्चे का मुंह देख कर जी। जब तेरे बच्चे बड़े होंगे तब तेरे अच्छे दिन आ जाएंगे, पर यकीन मान, तो इंतजार करती रह जाएगी और अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। ये लोग बच्चों में उनकी माँ के प्रति भी जहर भर देते हैं। निर्णय लेने का यही सही समय है। कम से कम तो अपने बच्चे की नजरों में तो नहीं गिरेगी। मैं तो क्या करूं? मैं फट पड़ी। छाया, कड़े फैसले लेने होंगे। तो अपने पति की पत्नी नहीं बल्कि उसका भोजन है। वह वैम्पायर की तरह तेरा खून पी रहा है। तुझे खुद को मजबूत करना होगा और उससे पीछा छुड़ाना होगा। तुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। अपने लिए नहीं कि तो अपने बच्चे के लिए इस नरक से निकलना होगा। हम सब तेरे साथ हैं। तू मेरे साथ चल। मैं तुझे अपने पापा के क्लिनिक में जॉब दिला दूंगी। वो तुझे धमकियां देगा, डराएगा, बुरा भला कहेगा, पर वो खुद बहुत कमजोर है। लेकिन मान, तेरा डर ही उसे ताकत दे रहा है, वरना वह किसी खरगोश को भी नहीं मार सकता। छाया ने बहुत देर तक मुझे नार्सिसिस्ट की कहानियां सुनाई और मुझे अपने पति से तलाक लेकर नया जीवन शुरू करने का सुझाव दिया। मैं उसी समय अपना सामान बांधकर वहां से चली गई। उसके बाद शुरू हुआ मेरे और मेरे परिवार के लिए भयंकर त्रासदी का दौर। वो दिन भर मेरे घर वालों को और मुझे धमकियां देता। इस बीच में एक बच्ची की माँ भी बन गई। मैंने उसका फोन ब्लॉक पर लगाया, पर छाया ने हटवा दिया, ये कहकर कि उसकी धमकियां कोर्ट में उसके खिलाफ काम आएंगी। रजनीश, मैं तेरी जैसी औरत और उसकी नाजायज औलाद को एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। मैं नौकरी छोड़कर सन्यासी हो जाऊंगा, ना कमाऊंगा ना काम करूंगा। फिर तू कैसे मुझसे कंपनसेशन लेगी? मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए। मैं म्यूचुअल सेपरेशन के लिए तैयार हूँ। बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अपनी बच्ची खुद पाल लूंगी। रजनीश, तू और तेरी बेटी दोनों गलत काम करके पेट पालेंगी। तू नहीं जानती समाज में अकेली औरत की क्या दुर्गत होती है। तेरी बेटी को भी ये लोग हमेशा बुरी नजर से ही देखेंगे, और बड़े 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 होते होते वो भी तेरी तरह धंधे वाली बन चुकी होगी। अभी भी वक्त है, लौट आओ। संगीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया, वरना कई पति अपनी पत्नियों के साथ कैसी बर्बरता करते हैं। हो सकता है मैंने कभी कभी तुमसे
सख्ती बरती हो, पर मैं माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ। वो मेरी भी बच्ची है, उसे पिता का प्यार मिलना चाहिए। मैं उसे राजकुमारी की तरह रखूँ। वह अचानक गर्म और अचानक नरम हो जाता है। उसे रोने लगता है कि पत्थर भी पिघल जाए, पर मैं नहीं पिघली। मैं अभी कुछ देर पहले ही तुमसे उसे नाजायज पुकारा था। इतना सुनते ही वो अपनी लैंग्वेज पर उतर आया। उसे मेरी ना बर्दाश्त नहीं होती। रजनी चीखता रहा और मैंने फोन पर एक तरफ रख दिया। फोन में नहीं काटती थी, क्योंकि छाया के अनुसार उसकी धमकियां कोर्ट में हमारे फेवर में काम आएंगे। आज तलाक के पेपर्स हाथ में लेकर मैं बता नहीं सकती मैं कितना हल्का फील कर रही हूँ। एक नई शुरुआत और एक नई मैं कहानी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी एक नई शुरुआत और एक नई मैं कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।